बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर 7 में से बायो एनर्जेटिक्स, उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और साथ हमने डिस्कस किया था बायो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के। आज हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है और वो क्या है बेटे, एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने जो क्या कह सकते हैं कि चैप्टर 4 में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वहां पे भी इसमें आया था। बेसिकली क्या है, जो एटीपी इसे सेल्स एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। मीन एक जो सेल होता है वो एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में क्या करता है, यूटिलाइज करता है। इसमें हमने चैप्टर 4 में भी कुछ कहीं पे डिस्कस किया था नाम के, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें एक सेल जो है मॉलिक्यूल्स को जब ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है एटीपी की फॉर्म में एनर्जी क्या करता है, यूटिलाइज करता है। कल भी हमने बात की थी कि जब रेस्पिरेशन होती है, बेसिकली जब बायो एनर्जेटिक्स की जब डेफिनेशन हम बात कर रहे थे उसमें हमने ये बात की थी कि जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में क्या कर दी जाती है, स्टोर कर दी जाती है। आज हमने इसी के बारे में डिस्कस करना है। पहले नंबर पे एटीपी का इंट्रोडक्शन देंगे, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि एटीपी एनर्जी को स्टोर कैसे कर सकते हैं और रिलीज कैसे कर सकते हैं। एटीपी क्या है? इट इज बेसिकली द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स विच इज अ न्यूक्लियोटाइड विच इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब न्यूक्लियोटाइड बेटे कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम पाया जाता है, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और इसमें एक जो अगर हम सब यूनिट्स देखेंगे आगे एटीपी के, उसमें एडेनिन हमें नजर आएगा। एडेनिन क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस्ड कंपाउंड है, उसमें अमाइनो ग्रुप्स पाए जाते हैं। मीन इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन द नाइट्रोजीनियस बेसिस, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि एटीपी में भी एक नाइट्रोजीनियस बेस है तो इसलिए क्या नाम दिया जा रहा है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। अब एटीपी क्या है, इट इज बेसिक एनर्जी सोर्स इन द सेल। अब किस तरह से एटीपी इज द मेजर एनर्जी सोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेलुलर फंक्शंस अगर हम देखें, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स। अब जो सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। कल भी हमारी बात हुई थी, चैप्टर 6 में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि एनाबॉलिज्म में बेसिकली जो लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं उस वक्त एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो वो जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो बेसिकली इस फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे होते हैं, एटीपी की फॉर्म में। इसलिए जब भी कोई मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा एनाबॉलिज्म होगी। एनाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान एनर्जी यूटिलाइज होती है और वो जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही होती है, एटीपी की फॉर्म में। इसके अलावा इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट। मूवमेंट में भी हमें पता है एनर्जी चाहिए होती है, वो एटीपी जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। ये हम सेलुलर मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इसी तरह से ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये पीछे भी हमने कई दफा इसके बारे में डिस्कस किया है। जो न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली जो मैसेज कंडक्ट कर रहे होते हैं, दे कंडक्ट इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस, जिसकी वजह से हमारी सेंसेस काम करती हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो अब ये सारे जो है कम्युनिकेशन हो रही होती है न्यूरॉन के, और न्यूरॉन किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस क्या हैं, बेसिकली दीज आर द चेंजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल जो कि न्यूरॉन्स की लेंथ के साथ ट्रेवल करती हैं। तो इन शॉर्ट हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं जो मैसेज कंडक्ट कर रहे होते हैं वो नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में कंडक्ट कर रहे होते हैं, और नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है, उन्हें एटीपी की फॉर्म में। इसी तरह से चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। वहां पे हमने डिस्कस किया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, मीन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें वहां पे मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह से एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, ये भी हमने चैप्टर 4 में ही डिस्कस किया था। एक्सोसाइटोसिस में बल्कि मटेरियल सेल से बाहर निकल रहे होते हैं तो उस वक्त उन्हें एनर्जी चाहिए। एंडोसाइटोसिस में बल्कि मटेरियल सेल के अंदर जा रहे होते हैं तो उस वक्त उन्हें एनर्जी चाहिए होती है मूवमेंट के लिए, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, एटीपी उन्हें प्रोवाइड कर रहा होता है। अब एटीपी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकता है या एनर्जी को स्टोर कैसे कर सकता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। अगर हम एटीपी का स्ट्रक्चर देखें, जो ईच एटीपी का मॉलिक्यूल है
फर्दर ये 3 सब यूनिट्स पर क्या होता है, कंसिस्ट होता है। मीन ईच एटीपी मॉलिक्यूल इज फर्दर कंसिस्टेड ऑन 3 सब यूनिट्स। उसमें एक एडेनिन है विच इज अ डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस। अभी शुरू में हमने बात की थी एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड, वहां पे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 नाइट्रोजीनियस बेस पाई जाए, और इसके अंदर कौन सी पाई जाती है, एडेनिन, जो कि डबल रिंग है, मीन इसमें 2 रिंग्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस है। दूसरा जो है राइबोस विच इज अ 5 कार्बन शुगर, मीन इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं। इससे पहले ग्लूकोज का आप लोगों ने पढ़ा है, ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं, 6 होते हैं। राइबोस के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 होते हैं, इसलिए क्या कहा जा रहा है, इट इज अ 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन अ लीनियर चेन, जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना के रहते होते हैं। ये आगे 3 सब यूनिट्स ऑफ एटीपी, इसलिए इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा गया। एडेनिन से एडिनो राइबोस को मिला के एडिनोसिन, और ये 1 2 3 फॉस्फेट है, तो इसे क्या कहते हैं, ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर एटीपी का देखें, अब सबसे पहले क्या है, एक एडेनिन जो कि नाइट्रोजीनियस बेस है, डबल रिंग है, 2 रिंग्स आपको नजर आ रहे होंगे, एक हेक्सागोनल शेप में है और दूसरा पेंटागोनल शेप में है, जो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक नाइट्रोजन कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर कार्बन नाइट्रोजन, इस तरह से ये क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो नाइट्रोजन एलिमेंट इसके दरमियान पाए जाते हैं। और उसके साथ राइबोज शुगर, जो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, यहाँ पे ईच कार्बन के ऊपर एक एक कार्बन एटम पाया जाता है। अब ये जो राइबोज और एडिनाइन है, ये एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज जो क्या कह सकते हैं कि जो राइबोज शुगर है, इसके साथ 3 फास्फेट जो है वो लीनियर चेन में अटैच होते हैं। एक फास्फेट है, इसके साथ दूसरा फास्फेट अटैच होगा, फिर थर्ड अटैच होगा। लेकिन जो फास्फेट है, स्पेशली जो साइडेड फास्फेट एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसकी एनर्जी आम कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा होती है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोवलेंट बॉन्ड को स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा इसे टाइल से शो कर रहे हैं, मीन टेढ़ी लाइन से शो कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। तो 2 फास्फेट के दरमियान क्या पाया जाता है, टाइल्ड होता है विच इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड। तो ये क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। तो जब भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसमें हमने ये स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते, जो इसकी एग्जैक्ट शेप है वही बनाएंगे, क्योंकि ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर फार्मूला है। फिर जो एटीपी जो है एनर्जी कैसे रिमूव कर सकते हैं, और हाउ एटीपी कैन बी द सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी कैसे दे सकता है, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब बेटे, अभी हमने बात की कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो 2 फास्फेट को अटैच कर रहा होता है, विच इज इंडिकेटेड बाय टाइल्ड, मीनिंग सिंबल जिसे हम क्या कहते हैं, टाइल्ड कहते हैं, उसके थ्रू इसे इंडिकेट किया जाता है। उसकी मैंने आपको रीजन बता दिया। आम कोवलेंट बॉन्ड जो है उसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हम उसे स्ट्रेट लाइन के बजाय टाइल्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड एंड द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलीज एट इट्स ब्रेक्स। वैसे भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसे जब साइडेड जो फास्फेट एटम है, जब उनमें ये बॉन्ड टूटेगा, उस वक्त एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। और जब बॉन्ड टूटेगा तो एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो एक एटीपी से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि साइडेड फास्फेट एटम के दरमियान जो टायर है वो टूटेगा, तो वो उसकी वजह से एक फास्फेट उसे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि जो एटीपी है वो एडीपी में कैसे कन्वर्ट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें बेटे जब एटीपी एडीपी, एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि एक फास्फेट निकल जाता है तो बाकी 2 फास्फेट रह जाते हैं, इसलिए से क्या कहा जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब एक फास्फेट बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, उस वक्त ये ऑलमोस्ट 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी और 7300 कैलोरीज एनर्जी क्या करता है, पर मोल ऑफ एटीपी क्या है, रिलीज करता है। इस तरह से एटीपी जो है इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। एटीपी मॉलिक्यूल है, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होकर एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ एक फास्फेट रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से 2 साइडेड जो फास्फेट एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, सॉरी, उसके बिना एक टाइल्ड था वो टूटेगा। उस टाइल्ड के ब्रेक डाउन होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी इन द पर मोल ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल।
या इसको हम डायग्राम के थ्रू इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एटीपी। यहाँ पे एटीपी में आप लोगों को देख सकते हैं कि 3 जो फास्फेट हैं वो नजर आ रहे हैं और 3 फास्फेट के दरमियान 2 टाइल्ड नजर आ रहे हैं। अब होगा क्या, हमें पता है कि इस प्रोसेस के दौरान एक टाइल्ड ब्रेकडाउन होगा। जब टाइल्ड ब्रेकडाउन होगा, जो एटीपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडीपी में, मीन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसे डाई इसलिए कहा, डाई का लिटरल मीनिंग क्या होता है, 2 फास्फेट मीन फास्फेट, क्योंकि 2 फास्फेट रह गए, एक रिलीज हो गया, इसलिए हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इस प्रोसेस में क्या हुआ, जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुई तो एक फास्फेट रिलीज हुआ। जब एक फास्फेट रिलीज हुआ, टाइल्ड ब्रेकडाउन हुआ, उसकी वजह से ये रिलीज हो रहा है। और टाइल्ड के ब्रेकडाउन होने की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो कितनी रिलीज हो रही होती है, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे जो एटीपी में से जब एक टाइल टूटता है तो उसके टूटने से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। इसी तरह से बहुत सारे जगह ऐसी होती हैं कि जहां पे हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तो फर्दर एडीपी को क्या किया जाता है, ब्रेकडाउन किया जाता है। इन कॉमन एनर्जी रिएक्शन ओनली आउटर मोस्ट ऑफ 2 हाई बॉन्ड्स ब्रेक्स। आउटर मोस्ट का क्या मतलब है, जो सबसे साइड पे पाया जाता है, वो जो टाइल बॉन्ड है वो ब्रेकडाउन होता है। When this happen, ATP becomes ADP, mean adenosine diphosphate, और एक फास्फेट उससे क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। कुछ केसेस में, स्पेशली जब हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, मीन आम रूटीन से एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, जो एडीपी है उसमें 2 फास्फेट रह गए थे, उनके दरमियान एक टाइड और था, वो फर्दर ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होकर एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। मोनो का मतलब क्या होता है, 1, मीन वो उसमें एक जो है वो फास्फेट फर्दर रह जाता है और एक और फास्फेट जो है उसमें से रिलीज हो जाता है, मीन एडीपी है, हाइड्रोलाइसिस होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। इसके ब्रेकडाउन होने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एएमपी में, इन एडिनोसिन मोनोफास्फेट में एक फास्फेट रिलीज होगा, एक और टाइल टूटा और उससे अगेन 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी फर्दर रिलीज हुई। या इसको हम डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडीपी है, इन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसके अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 फास्फेट के दरमियान एक हमें टाइल फिलहाल अभी भी नजर आ रहा है। ये टाइल ब्रेकडाउन होगा, जब ये टाइल ब्रेकडाउन होगा एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि इसके पास ओनली 1 फास्फेट रह गया है, इसलिए हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एएमपी। इस प्रोसेस में अगेन उसी तरह से जब टाइल टूटेगा एक फास्फेट जो है वो रिमूव हो जाएगा और उसके टाइल ब्रेकडाउन होगा, टाइल ब्रेकडाउन होने से अगेन 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी फर्दर क्या होती है, रिलीज होती है। इस तरह से एटीपी सबसे पहले एडीपी में कन्वर्ट हुआ, फिर एडीपी फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एएमपी में, और दोनों सिचुएशन के अंदर एक एक टाइल टूट रहा है। ईच टाइल ब्रेकडाउन होने से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इन दिस वे एटीपी कैन बी द सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन जब उसमें बॉन्ड टूटते हैं एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को जो हमने सेलुलर फंक्शन पढ़े थे, मीन मूवमेंट है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस है, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, उसके लिए इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर इसका एक सेकंड पोर्शन है कि जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो बनता कैसे है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो एटीपी है और वो एनर्जी को स्टोर कैसे करती है, क्योंकि जब तक एनर्जी स्टोर नहीं होगी एटीपी में तो वो रिलीज नहीं करेगा, तो सबसे पहले स्टोर होनी चाहिए, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। Cells constantly recycle ADP by recombining it with phosphate to form ATP. Mean ATP जैसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुई, फौरन सेल क्या काम करते हैं, उस फास्फेट को अटैच करते हैं एडीपी के साथ और उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, और ये प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली जो क्या कह सकते हैं कि हो जा सकते हैं। अच्छा बेटे, एक बच्चे का क्वेश्चन आया, कैन फास्फेट मॉलिक्यूल रिमूव फर्दर आफ्टर एएमपी। एएमपी में अगर हम देखें एक फास्फेट है उसके साथ टाइल नहीं होता तो वो रिमूव नहीं होगा, ठीक है, वो रिमूव नहीं होगा क्योंकि टाइल ही नहीं है, उसका कोई मकसद ही नहीं होगा, क्योंकि अगर रिमूव हुई होगा तो उससे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो टाइल होना जरूरी है। तो एएमपी में कोई टाइल नहीं होता इसलिए वो रिमूव नहीं होगा। अच्छा खैर आगे चलते हैं। जब इसमें बेटे उसमें कैसे होता है, ATP synthesize कैसे होती है, the synthesis of ATP from ADP and phosphate requires expenditure of 7.3 kilocalories energy per mole. मीन जब ATP ADP में कन्वर्ट हुआ था, मीन ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई थी। अब दोबारा हमने क्या करना है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में चेंज करना है, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी एनर्जी से चाहिए होती है,
तो एडीपी और जब उसमें फास्फेट ऐड किया जाता है तो उसमें बेसिकली 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी ऐड की जाती है। वो एनर्जी ऐड होगी तब जाके फास्फेट अटैच होगा और वो एटीपी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। अब बेसिकली पूरा प्रोसेस है, हम फूड लेते हैं। अब जो फूड है वो क्या कह सकते हैं कि जाती है हमारे कैविटीज के अंदर, मीन स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे डाइजेशन होती है। अब वहां से डाइजेस्टेड फूड को हमारे सेल्स में पहुंचाया जाता है। सेल्स में जाके इनकी रेस्पिरेशन होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी है एडीपी और फास्फेट यूज करते हैं, यूज करके उसको किस में स्टोर करवा लेते हैं, एटीपी की फॉर्म में। और ये वही एनर्जी है जब एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज कर देता है। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं इस ओवरऑल प्रोसेस के अंदर कि जो एटीपी इज जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। इन जो एटीपी है वो कब जनरेट होती है, बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। और ये एनर्जी कहां से रिलीज होती है, फूड स्टफ की ऑक्सीडेशन से। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था एक पॉइंट, जब भी किसी चीज की ऑक्सीडेशन होती है तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। अब वो जब एनर्जी रिलीज होगी, एडीपी और फास्फेट उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइज करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, एटीपी में। और लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेशन की ही एग्जांपल ली थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे। उसमें हमने देखा था जो ग्लूकोज है, मीन C6H12O6, ये कन्वर्ट हो रही थी इनटू कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है, तो ग्लूकोज में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। The loss of hydrogen atom from an element or compound is known as oxidation. तो बेसिकली यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड स्टफ, ग्लूकोज क्या है, फूड स्टफ है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एटीपी वही कहते हैं कि दैट इज जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। वो एनर्जी कहाँ से रिलीज हो रही होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। फिर जो एटीपी ब्रेकडाउन कब होती है, बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस कौन से, हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, वेरियस सेलुलर फंक्शंस हो रहे होते हैं। उन सेलुलर फंक्शन को एनर्जी कंज्यूम करनी है, इन एनर्जी उन्हें यूटिलाइज करनी है। अब वो जो एनर्जी कंज्यूम करनी है, वो एनर्जी कहां से आएगी, जब एटीपी टूटेगा। इसलिए कहा जाता है एटीपी इज ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। जब हमारे सेल्स एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होंगे उस वक्त ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। In this way, ATP transfer energy between the metabolic reactions. कैसे बोला, ATP ADP में चेंज हो रहा है। ATP के अंदर 3 फास्फेट है, ADP में 2 फास्फेट है। तो एज कंपेयर टू एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट लार्जर मॉलिक्यूल है। तो जब ATP बन रहा होता है तो उस वक्त हो रही होती है एनाबोलिज्म, और जब ATP ब्रेकडाउन हो रहा होता है उस वक्त हो रही होती है कैटाबोलिज्म। तो ये दोनों को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बेसिकली जब एटीपी एडीपी में चेंज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब दोबारा एडीपी एटीपी बना रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, बिटवीन द मेटाबॉलिक रिएक्शन, मीन बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इसलिए हम कहते हैं कि जो एटीपी है इट ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन द मेटाबॉलिक रिएक्शन, मीन बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब एटीपी टू एडीपी साइकिल पूरा एक दफा दोबारा समराइज कर लेते हैं, मीन इस प्रोसेस में होता क्या है। जैसे कंसीडर कर लें, ये हमारे पास क्या है, एटीपी का मॉलिक्यूल। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फास्फेट है, मीन एटीपी के मॉलिक्यूल में 1 2 3 फास्फेट जो है एटम पाए जाते हैं। अब ये ब्रेकडाउन होंगे, फास्फेट मॉलिक्यूल साइडेड फास्फेट एटम ब्रेकडाउन होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं 3 फास्फेट, और यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं 2 फास्फेट जो एलिमेंट है वो नजर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जब एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो रही है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इस प्रोसेस में एक फास्फेट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इस हम कह रहे हैं कैटाबॉलिज्म हो रही है, दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जब कैटाबॉलिज्म होती है, चैप्टर 6 में हमने डिस्कस किया था, एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिकली वो टाइल टूटेगा, उसके टूटने से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इन शॉर्ट इस प्रोसेस में अगर हम देखें फर्स्ट फेज में, जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुई थी उस वक्त एक फास्फेट रिमूव हुआ था, टाइल टूटा था, टाइल के ब्रेकडाउन होने की वजह से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। फिर उसके बाद एडीपी दोबारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी में, मीन डाइफॉस्फेट जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो एक फास्फेट ऐड हो रहा है। जब एक फास्फेट ऐड करना है तो टाइल बनाना है, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। उस वक्त एनर्जी कितनी लग रही होती है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें ऐड हो रही है।
इसको हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में हमने पढ़ा है कि लार्जर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो एनर्जी इसमें यूटिलाइज हो रही है। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें, जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, एटीपी एडीपी सॉरी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट दोबारा एटीपी में जा रहा है, तो एनर्जी ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो ये एडिशन हो रही है एनर्जी की। तो इस तरह से यहाँ पे इस प्रोसेस को अगर हम देखें, जो एटीपी से एडीपी में कन्वर्जन है, कैटाबॉलिज्म, फिर दोबारा एडीपी से एटीपी में कन्वर्जन है, ये क्या है, एनाबॉलिज्म। कलेक्टिवली से हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। इन मेटाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, तो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। तो ये बेटी क्या था, एटीपी, जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर मैं आप लोगों के जो फर्दर हैं, जो क्वेश्चंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उनका आंसर देखूंगा। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसी तरह से भी ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन एटीपी एज द सेल्स एनर्जी करेंसी। और ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एटीपी, हाउ इट कैन स्टोर एंड रिलीज द एनर्जी। किसी तरह से भी ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले हम इसके मेजर हेडिंग देंगे, एटीपी मीन द सेल्स एनर्जी करेंसी। फिर इसके बाद इसकी क्या आ जाएगी, डेफिनेशन। उसमें हम डेफिनेशन बताएंगे, मेजर एनर्जी करेंसी है सेल्स का, जो कि न्यूक्लियोटाइड है, एब्रिविएशन क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। फिर कौन से जो सेलुलर फंक्शंस हैं जिसमें ये एनर्जी सोर्स का काम बताते हैं, जितने भी सेलुलर फंक्शंस हैं उनको हम क्या करेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे। फिर चीज थी कि जो एटीपी है वो एनर्जी को रिलीज भी कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है। अब वो कैसे स्टोर और रिलीज कर सकता है, अब बेटे उसमें अगर हम देखें इसको स्टोर एंड रिलीज करने का, वो कहते हैं कि उसके मोलेकुलर स्ट्रक्चर की वजह से। इसलिए सबसे पहले हम इसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर बताएंगे, हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी की, इसके जो सब यूनिट्स हैं उनको पॉइंट्स में लिख देंगे। फिर उसके साथ आप लोगों ने ये डायग्राम बना देंगे, यूनिट्स लिखेंगे, यूनिट्स बनाने के बाद आप लोगों ने ये उसकी डायग्राम बनानी है। ये बेसिकली एटीपी की डायग्राम नहीं है, उसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर है, जिसे आप लोग कहते हैं मोलेकुलर स्ट्रक्चर फार्मूला, ये उसका है। ये ज़हन में रखिएगा कि ये एडिनाइन राइबोस, इसकी जो शेप है सेम होनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पेज पे जहां पे एटीपी को क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके नेक्स्ट पेज पे आप लोग हेडिंग देंगे स्टार्टिंग में, एबिलिटी ऑफ एटीपी टू स्टोर द एनर्जी। उसमें आप लोग ये बताएंगे, पहले 2 सेंटेंस में ऐसे होता है। फिर उसके बाद उसी पैराग्राफ में आप बताएंगे कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी, हेडिंग देंगे। उसमें बताएंगे कैसे कन्वर्ट होती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसका रिएक्शन बता देंगे। फिर उसके बाद आप लोग बता देंगे, हेडिंग बताएंगे कन्वर्जन ऑफ एडीपी इनटू एएमपी, उसकी डिटेल बताएंगे, उसका रिएक्शन बता देंगे। जो लास्ट पैराग्राफ है उसके हेडिंग आप लोग सिंथेसिस ऑफ एटीपी भी कह सकते हैं और स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन एटीपी ये भी कह सकते हैं, क्योंकि पहली जो है वो है एबिलिटी ऑफ एटीपी टू जो क्या कह सकते हैं कि रिलीज द एनर्जी, सॉरी ये रिलीज द एनर्जी है, स्टोर द एनर्जी नहीं है, इससे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। और ये आ जाएगा एबिलिटी ऑफ एटीपी टू स्टोर द एनर्जी या सिंथेसिस ऑफ एटीपी आप लोग इसे कह सकते हैं, उसमें हम बताएंगे। और लास्ट में हम इसके क्या बता देंगे, कंक्लूजन कर देंगे। अब आ जाएं इसके क्या कह सकते हैं कि एमसीक्यूज की तरफ। ये सारे जो एमसीक्यूज हैं दे आर रिलेटेड टू द एटीपी। पहला एमसीक्यू है, फ्रॉम विच बॉन्ड ऑफ एटीपी, ये ध्यान में रखना एटीपी के बॉन्ड से पूछा गया है, फूड के बॉन्ड से नहीं पूछा गया। फ्रॉम विच बॉन्ड ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी इज टेकन, तो वो कहां से आती है, फास्फेट फास्फेट बॉन्ड से। अक्सर बच्चे इसकी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड लगा देते हैं, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फूड के में होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एटीपी के, तो एटीपी में एनर्जी कहां से आती है, फास्फेट फास्फेट बॉन्ड से। फिर एक और एमसीक्यू है, द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज, दैट इज एटीपी। फिर है नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू राइबोस शुगर, ये हमने पढ़ा था 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इससे क्या आ जाएंगे, 5 कार्बन एटम्स आ जाएंगे। फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन इट, ये ध्यान रखना नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछे गए हैं, नंबर ऑफ फास्फेट नहीं पूछे गए। जो बच्चे स्टेटमेंट पूरी नहीं पढ़ते गलत कर आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं एटीपी में 2 होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फास्फेट एटम मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 3। फास्फेट मॉलिक्यूल 3 है, बॉन्ड्स कितने होते हैं, 2। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछे हुए, तो इसलिए हमने 2 बताने हैं। The breaking of one phosphate bond from ATP releases 7.3 calories energy, kilocalories energy or 7300 calories energy। ये आप लोगों की जहाँ पे एटीपी है ना, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जहाँ पे इसकी डायग्राम बनाई हुई है, उसी में साइड बॉक्स है, वहां से ये एमसीक्यू पूछा गया है। एटीपी वाज डिस्कवर्ड बाय, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय कैरल लोमैन। फिर है कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टेड टू फास्फेट इज इंडिकेटेड बाय, उसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, टाइल्ड से इंडिकेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद है ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एटीपी एक्सेप्ट, मीन 3 सही है, एक गलत है, हमने गलत बतानी है। पहला इसका ऑप्शन देखें, इट इज यूज्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड अंडर एरोबिक कंडीशंस,
मीन एरोबिक कंडीशन का क्या मतलब होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन वर्क करेगी, रेस्पिरेशन जो है होगी प्रेजेंस ऑक्सीजन, उस वक्त आता है। सम एटीपी इज यूज्ड टू ड्राइव सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज कंपाउंड, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो ये भी हमें पता है, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही है। एटीपी यूज्ड टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज कंपाउंड, जो क्या कह सकते हैं कि स्टोरेज कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो स्टोर्ड किए हुए हैं, और इट इज फाउंड ओनली अंडर एरोबिक रेस्पिरेशन। जरूरी नहीं है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी बन सकती है, तो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है जी, एरोबिक रेस्पिरेशंस भी बनेगी, ये आगे हम नेक्स्ट हमारे आएंगे, लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। और इन एरोबिक कंडीशन में भी बन सकती है, इसलिए उन्होंने ओनली का वर्ड यूज किया था, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। आगे एटीपी डिस्कवर्ड बाय कैरल लोमैन, ये मैंने बताया था साइड बॉक्स में से 1929, उसमें से पूछा गया है। एडेनाइन इज दैट इज अ डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेस, ये हमने यूनिट्स ऑफ एटीपी में पढ़ा था। फिर एटीपी इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एक्सेप्ट, इन सब के लिए लेकिन एक्सेप्ट, वो क्या आएगा, डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है, इसमें एनर्जी एक्सपेंड ही नहीं होगी, तो वो क्या आ जाएगा, डिफ्यूजन आ जाएगा। आगे एटीपी इज द मेजर एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल इन द सेल दैट वाज प्रपोज्ड बाय फ्लिट्स लिम्पमैन। ये जहां पे एटीपी की डिस्कवरी का साइड बॉक्स बताया हुआ ना, उसी में यहाँ पे बताया हुआ, कैरल लोमैन ने इसे डिस्कवर किया था, और मेजर एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल किसने बताया था, फ्लिट्स लिम्पमैन ने किया था। अगर डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेस इज, ये हमने अभी पढ़ा है, एडेनाइन है। उसके बाद बेटे कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग टू फास्फेट इन एटीपी इज इंडिकेटेड बाय, वहां पे नाम आया था, यहाँ पे इसका सिंबल दे दिया। एक एमसीक्यू हमने ऊपर पढ़ा है, वहां पे इसका नाम था, यहाँ पे इसका क्या आ गया, सिंबल आ गया। एटीपी इज एन एग्जांपल ऑफ, वो बेटे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड की, ये अभी हमने शुरू में डेफिनेशन हमने डिस्कस किया। ईच एटीपी मॉलिक्यूल हैज नंबर ऑफ सब यूनिट्स, 3 सब यूनिट्स हैं, एक एडेनाइन है, एक राइबोज शुगर है, और 3 फास्फेट एलिमेंट जो है वो लीनियर चेन में पाए जाते हैं। फिर बेटे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज एटीपी, डेफिनेशन बताएंगे, साथ आप लोग इसकी डिस्कवरी बता सकते हैं। फिर ये साइड बॉक्स में है अगेन, हु डिस्कवर्ड एटीपी एंड हु प्रपोज्ड इट एज एन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल इन द सेल्स, एंड व्हेन एंड व्हाट डिस्कवर्ड बाय कैरल लोमैन। इस तरह से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी, ये एमसीक्यू में भी था, वहां पे भी आपने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था। एटीपी वाज डिस्कवर्ड इन 1929 बाय कैरल लोमैन and it was proposed the major energy transfer molecule in the cell by Nobel Prize winner Fritz Lippmann in 1941। फिर शुरू में जहां पे हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था एटीपी का, वहां से ये शॉर्ट क्वेश्चन आया है, इन लिस्ट द फंक्शन व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय एटीपी। तो वो हम जितने भी फंक्शन है ये हमने सारे पॉइंट्स में हमने क्या करने हैं, बताने हैं। अब उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है वैसे एमसीक्यू में भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है जब एक ट्रिप मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, हमें पता है 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है, वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन आता तो नहीं है, एमसीक्यू में ज्यादा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द कन्वर्जन ऑफ इक्वेशन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी। अगर एडीपी आए तो बेटे सिर्फ पहली इक्वेशन लिखनी है, अगर एटीपी टू एएमपी आए तो फिर आप लोगों ने दोनों इक्वेशन लिखनी है, ये सिचुएशन जेन में रखनी है। अगर एटीपी से एडीपी में है तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, अगर एटीपी से एएमपी में आ जाए फिर दोनों इक्वेशन आ जाएगी। फिर एब्रिविएशन पूछे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, एटीपी एडीपी और एएमपी का बताओ। एटीपी का हमें पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एएमपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये बेटे इसके अंदर ये पॉसिबल एमसीक्यूज थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, और लॉन्ग क्वेश्चन की जितनी पॉसिबल मतलब हेडिंग्स थी वो आप लोगों को शो करवा दी गई हैं। अब आते हैं